Hello, good morning, dear students. Welcome to the social science lecture. Myself तोसिफ सर. पिछले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के बारे में. टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम हमने देखी हुई थी. हाउ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम was work to establish a supremacy of company's rule at the time of लॉर्ड वेलेस्ली. ठीक है. और टीपू सुल्तान और वेलेस्ली का जो युद्ध हुआ, मतलब मैसूर वॉर हुई, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली थी. चलिए, सो इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक आफ्टर द वेलेस्लीज रूल. यहाँ से, ठीक है. वेलेस्ली के रूल के बाद कैसे कैसे चेंजेस हुए और कंपनी रूल कैसे आगे बढ़ा, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे. चलिए आइए देखते हैं. One thing, all the students, please keep in mind. I will tell you some important points during the lecture, and you should underline that point, right? In your textbook. So make sure you have your textbook in your hand while you are attempting a lecture. Okay? चलिए. After Wellesley, Hastings came to India as Governor General. So वेलेस्ली के बाद हेस्टिंग्स, ध्यान में रखिएगा, दिस वॉज नॉट वॉरेन हेस्टिंग्स, दिस इज ओनली हेस्टिंग्स. वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. आफ्टर द वेलेस्ली, हेस्टिंग्स केम टू इंडिया एज अ गवर्नर जनरल. ही वेज्ड अ वॉर विथ नेपाल एंड मेड द गुरखास टू ज्वाइन द आर्मी. उसने नेपाल के साथ युद्ध करके गुरखा, जो कि एक लड़ाकू कौम गिनी जाती है, उसको आर्मी के अंदर ज्वाइन कर लिया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं. हेस्टिंग्स फॉट अ बैटल विद द पिंडारास एंड टुक कंट्रोल ओवर हिम. पिंडारास, जो कि तभी के समय के लड़ाकू माने जाते थे, उसके ऊपर भी कंपनी ने, या तो हेस्टिंग्स के शासन में कंपनी ने उसके साथ बैटल करके उसको जीत लिया. सो विद द Third war, Maratha War, the supremacy of the company was established. मराठा और अंग्रेजों के बीच में जो वॉर होती थी उसे मराठा वॉर कहा जाता था. एंड एट द एंड ऑफ थर्ड वॉर, द सुप्रीमेसी ऑफ कंपनी, मतलब जो ट्रेडिंग करने के लिए आए थे वो लोग अभी रूलिंग करने में सुप्रीम हो गए. सो दिस वॉज द जर्नी फ्रॉम ट्रेडर्स टू द रूलर्स, हाउ दे अरेंज द ट्रेचरी एंड कैच अप द फर्स्ट बंगाल शासन from the Siraj-ud-Dawla to the Pindaras and the Maratha. And after the third Maratha war, the supremacy of the company was established. Move on to the next. Underline अभी करनी है. Underline आप कहाँ पे करोगे सभी students? Let me show you where you have to underline the topic. With the third Maratha war, the supremacy of the company was established. So the question might ask in that manner that when the supremacy of the company was established after the end of third Maratha war. ठीक है, चलिए. In comparison to the earlier governor generals, जो पहले गवर्नर जनरल आए उसके कंपैरिजन में लॉर्ड विलियम बेंटिक is known as the liberal governor general. टिक मार्क करिएगा इसको. विलियम बेंटिक इज नन एज अ लिबरल गवर्नर जनरल. लिबरल यानी कि छूट छाट वाला, या तो थोड़े मुक्त स्वभाव वाला गवर्नर जनरल था. हाउ ही वॉज, लेट मी टेल यू. बेंटिक बिलीव दैट द डिससेटिस्फैक्शन इन डिफरेंट स्टेट्स ड्यू टू द इंपीरियलिस्ट पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द प्रीवियस गवर्नर जनरल्स कुड नॉट ब्रिंग अबाउट एनी यूनिटी. बेंटिक ये बिलीव करता था, ये यकीन रखता था कि जो राज्यों के अंदर असंतोष की एक भावना है सभी राजाओं के अंदर, वो असंतोष की भावना जो है वो किसकी वजह से डेवलप हुई है, कि जो ये इंपीरियलिस्ट पॉलिसी थी. इंपीरियलिस्ट का मतलब साम्राज्यवाद. साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने रूल को बढ़ाए जाना, मतलब वॉर करते जाना और एक दूसरे स्टेट्स को जीतते जाना. तो अंग्रेजों ने यही नीति अपनाई थी शासन बढ़ाने के लिए. वो जैसे जैसे
रूलिंग में उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया, वैसे वैसे वो दूसरे स्टेट्स के साथ युद्ध करके उसका राज्य अपने अंदर ले लेते थे, कंपनी के रूल के अंदर ले लेते थे। तो इसे कहा जाता है इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। अपने साम्राज्य को बढ़ावा देना और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना, इसे कहा जाता है इम्पीरियलिज्म। और इसी इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी के कारण कई राज्यों के अंदर असंतोष था और इसीलिए ही कोई भी प्रकार की एकता अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में नहीं हो सकी थी। सो ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज डीड्स। यहाँ पे देखिएगा, ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज डीड्स। डीड्स मतलब उसके करे गए कामों के अंदर वो काफी लिबरल था, मुक्त था, स्वभाव वाला था। डेलहाउसी केम टू इंडिया, यहाँ पे पैराग्राफ में हम पहुंच गए हैं। डेलहाउसी केम टू इंडिया एज अ गवर्नर जनरल इन 1848। टिक मार्क करिएगा, अंडरलाइन करिएगा इस लाइन को। Dalhousie came to India as the Governor General in 1848. He was a fierce imperialist. He was a fierce का मतलब होता है भयंकर, imperialist का मतलब मैंने आपको समझाया, साम्राज्यवादी, जिसको सिर्फ अपना साम्राज्य बढ़े, उसके अंदर ही उत्साह हो, उसके अंदर ही उसका इंटरेस्ट हो, दूसरी कोई भी चीज हो उसे उससे कुछ लेना देना नहीं है। लोग भूख से मर जाए, लोगों के पास पैसे ना हो, राजा जो है वो सिर्फ नाम का राजा हो, नथिंग मैटर्स, ओनली मैटर्स इज imperialism. Okay? Dalhousie adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialism in India. Now you are very familiar with the words imperialism, साम्राज्यवाद, अपने साम्राज्य को बढ़ावा देना और साम्राज्य के अंदर आगे बढ़ावा करता जाना, उसे कहा जाता है इम्पेरिया। Dalhousie adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialism in India. The new word came here, annexation. Annexation का मतलब होता है हरण करना, मतलब छीन लेना, कोई भी चीज को छीन लेना। So, what are the various annexation policy of the Dalhousie? Let us see here. As you are seeing the classification type view of the Dalhousie's policy of annexation here, so there are 1, 2, 3, 4 and 5 policy of annexation are there. So in that 5 policy, let us look at the first policy. The first is annexation by war. Annexation by war means लड़ाई करके राज्यों को छीन लेना। तो डेलहाउसी ने पंजाब और पेगू, बर्मा जो अभी का जो राज्य है, सॉरी बर्मा एक प्रदेश है पूर्वी विस्तार में भारत के, वो वॉर से जीत लिया। दूसरी पॉलिसी थी एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट एयर। मतलब किंग डाइंग विदाउट एयर का मतलब होता है कोई राजा उसके संतान के बिना ही मर जाए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं वो पॉलिसी। किंग डाइंग विदाउट एयर। तो इस पॉलिसी से डेलहाउसी ने कितने राज्य जो है वो खालसा किए थे। एनेक्सेशन का दूसरा वर्ड जो है वो उसे खालसा कहा जाता है। सातारा, जेतपुर, नॉट जेतपुर बट जेतपुर, सांबलपुर, उदयपुर मध्य प्रदेश, झांसी, बाघत, नागपुर, इतने स्टेट्स डेलहाउसी ने ऐसे खालसा किए थे कि वहाँ का जो राजा है उसके कोई संतान नहीं थे और वो राजा मर गया। तो अभी उसका कोई संतान नहीं है, तो आने वाली कोई पीढ़ी नहीं है, तो इसलिए डेलहाउसी ने ये पॉलिसी अपनाई कि जिस राजा का बेटा ना हो या तो कोई संतान ना हो और अगर वो राजा मर जाए तो उसका प्रदेश कंपनी का। दिस इज कॉल्ड एज द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट एयर। थर्ड, एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट। अच्छे से अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहे हो, कोई भी राजा अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से ना चला रहा हो तो उसे ये प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना, जैसे हमने पहले भी देखा।
एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, ऐसा बहाना करके कि आप अपने राज्य का व्यवहार अच्छे से नहीं चला रहे हो तो आपको शासन करने का अधिकार नहीं है, ऐसे अवध को खालसा करवाया, मतलब राज्य को छीन लिया। उसके बाद एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ डेब्ट कलेक्शन, जो कर्ज बाकी होता था राजाओं का, जैसे कि हमें मालूम है कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लागू थी वेलेस्ली की, तो उसमें जो सेना का खर्च था वो किसी राजा को उठाना था, और अगर ये राजा ना चुका पाए तो वो कर्जे में डूबता जाता था। वैसे ही हमने देखा था कि निज़ाम ने वो पॉलिसी अडॉप्ट की थी, तो निज़ाम का जो प्रोविंस था, प्रोविंस मतलब वो राज्य, वो खालसा करवाया डेलहाउसी ने, क्योंकि वो कर्ज के अंदर डूबा हुआ था। एनेक्सेशन टू एंड नेम शेक रूल, सिर्फ नाम का राजा, उसको कुछ मालूम ना चलता हो कि राज कैसे करा जाता है, और सिर्फ नाम का राजा हो। कर्नाटका और तांजोर, ये राज्य के जो राजा थे वो ऐसा राजा था कि नेम शेक रूल, सिर्फ नाम के राजा थे। तो ऐसे राजाओं को उन्होंने, यानी कि डेलहाउसी ने, अपने पद के ऊपर से हटा दिया। तो ये खास डेलहाउसी की एनेक्सेशन पॉलिसी टिक मार्क करिएगा, जिसमें 1 2 3 4 5, ये 5 पॉलिसियां आपको खास अंडरलाइन करनी है। आगे बढ़ते हैं अभी। Beside being an imperialist, this paragraph, Dalhousie was also a reformist. एक सुधारावादी गवर्नर जनरल था डेलहाउसी। How? Let me tell you. The first railway line in India between Mumbai to Thane in 1853 AD. टिक मार्क करिएगा, अंडरलाइन करिएगा इस लाइन को, यहां से यहां तक। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया, भारत की प्रथम जो रेल सेवा थी वो मुंबई से थाने के बीच में 1853 के अंदर चालू की गई। सेकंड, ये पूरा पैराग्राफ ही टिक मार्क कर लीजिएगा। वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, क्योंकि कंपनी का जो रूल चलता था वो ब्रिटिशर चलाते थे, वहाँ पे जो प्रोविंस था वो ब्रिटिशरों का था, और यहाँ पे कंपनी रूल चला रही थी। लेकिन कंपनी को परमिशन किसने दी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसलिए उसके बीच कम्युनिकेशन करने के लिए वायरलेस सिस्टम यहाँ से चालू थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, खास करके हमारे जो लोकल लेवल पे काम होते थे, रास्ते के, गटर के, लाइट्स के, पीने के पानी के, ये सारी सुविधाएं जो थी वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर आता था। तो वो शुरू करने वाले सबसे पहले अंग्रेज थे। इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भी अंग्रेजों ने की थी, क्योंकि अभी जो राज्य के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए लोग चाहिए तो वो भारत से लेने पड़ते थे, और अगर इंग्लिश एजुकेशन ना हो तो उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। दैट इज वाई दिस इज द boon of Britishers, English education, were all introduced during his tenure. So because of this reason, the Dalhousie is called as a reformist. आपको give reason में पूछा जाएगा कि give reason why Dalhousie is considered as a reformist governor general. So in that question, you should write these 3 sentences. The reforms made by Dalhousie. He passed laws to ban child marriage. बच्चों का जो बाल विवाह जिसे कहा जाता है उसके ऊपर बैन लगाया कि बाल विवाह प्रतिबंधित है। एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, विधवा के पुनर्विवाह का जो एक कायदा है उन्होंने पसार करवाया, जिसकी वजह से विधवाओं के ऊपर जो जुल्म हो रहे थे वो कम हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ, Within 100 years from the Battle of Plassey in 1757, the British rule and the empire, उसका शासन और उसका रूल both expanded, दोनों के दोनों आगे बढ़े। साम्राज्य और शासन दोनों के दोनों आगे बढ़े। But in the process they had to face the dissatisfaction of the Indian states, and this was manifested in the form of the first struggle for independence in 1857. जैसे कि आपने 8th स्टैंडर्ड में देख लिया, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं उसको, 1857 की जो वॉर हुई, फ्रीडम स्ट्रगल, स्वातंत्र संग्राम जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि इस 100 साल के समय में 1757 से 1857 के टाइम पे अंग्रेजों का शासन और साम्राज्य दोनों बढ़ा, लेकिन जो असंतोष था राज्यों के अंदर वो भी काफ़ी बढ़ा, क्योंकि उसकी जो ड्यूअल पॉलिसीज थी अंग्रेजों की, उसकी वजह से स्टेट्स को बहुत ही नुकसान हुआ था। आगे हम इसे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट कंपनी का क्या हुआ, यानी कि आर्थिक असर कंपनी की क्या हुई। चलिए आइए देखते हैं।
When we evaluate the 100 years of company rule in India, we realize that India, which had an inviolable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produces raw material for England and prospective market for goods produced in factories. 100 साल के अंदर ये चेंज आया कि पहले भारत जो था एक प्रॉस्परस समृद्ध राज्य के तौर पे आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद या तो अंग्रेजों के शासन के अंदर सिर्फ वो इंग्लैंड को रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला कंट्री बन गया था, क्योंकि पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, डेनिश इन सभी लोगों को तो निकाल दिया था अंग्रेजों ने। यहां से शुरू करते हैं। बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लोथ, रो सिल्क, शुगर, जूट, मुस्लिन। कॉटन क्लोथ यानी कि कॉटन के कपड़े, रॉ सिल्क यानी कि कच्चा सिल्क, शुगर चीनी, जूट मतलब शण, मुस्लिन जो कि एक कपड़े का प्रकार है। इन सभी चीजों का एक्सपोर्ट बंगाल से होता था। बट आफ्टर द ड्यूअल पावर पॉलिसी, द्विमुखी शासन जिसे कहा जाता था, देखते हैं उसके बारे में भी। बट आफ्टर द ड्यूअल पावर पॉलिसी, द ग्लिटर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड। ग्लिटर का मतलब होता है जो बंगाल की चमक थी वो इससे फीकी पड़ गई, क्योंकि अभी अंग्रेज कम दाम में माल लेते थे और उसको इंग्लैंड भेजते थे और इंग्लैंड से ज़्यादा दाम में उसे माल वापस भारत में बिकवाते थे। इसलिए यहाँ की जो समृद्धि थी वो एकदम चमक उसकी फीकी पड़ गई। द ड्यूअल पावर पॉलिसी, द्विमुखी शासन was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was with the British. द्विमुखी शासन पद्धति जिसके अंदर दो लोग राज कर रहे हो, दो लोगों का शासन हो, एक अंग्रेजों का, दूसरा जो प्रोविडेंस का राजा है उसका, ठीक है। उसमें पावर किसके पास थी? कलेक्टिंग रेवेन्यू की, मतलब जो कर थे उसे कलेक्ट करने की सत्ता किसके पास थी? ब्रिटिशरों के पास। वाइल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल्स वेलफेयर वॉज विद द नवाब, और राज्य को चलाने की लोगों की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? नवाब के ऊपर। तो पैसे आते थे अंग्रेजों के पास, लेकिन शासन चलाना था राजा को। अब ये तो कैसे होगा? बिना पैसों के शासन कैसे चलाएगा? थस द ब्रिटिश गॉट द पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी के बिना ब्रिटिशरों के पास सत्ता थी। एंड द नवाब हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर, और नवाब के पास कोई भी पावर के बिना जिम्मेदारी थी। अब ये तो कैसे हो पाए? अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो आपके पास उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो पावर और पैसा दोनों होना चाहिए वो नहीं होगा, तो आप कैसे जिम्मेदारी निभा पाओगे? ठीक है। दिस वॉज नन एज द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच रूइंड बंगाल इकोनॉमिकली। आर्थिक तौर पे बंगाल को पायमाल करके रख दिया है इसने। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी, यहाँ पे इस पैराग्राफ में स्टार्ट करते हैं, सॉरी फ्रॉम दिस पैराग्राफ। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन पीजेंट अडेप्टर। पीजेंट का मतलब यहाँ पे होता है मजदूर। ये अनफेयर यानी कि अन्यायी जो पॉलिसी थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की, उससे भारत के मजदूर कर्जदार बन गए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लोथ इंडस्ट्री। अन्यायी टैक्स जो था वो कॉटन क्लोथ या तो क्लोथ की इंडस्ट्री के ऊपर डाल दिया उन्होंने। They adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industries, because of which it completely collapsed. और ऐसे कई सारे टैक्सेस अनफेयर डाले कि जिसकी वजह से यहाँ की इंडस्ट्रियाँ जो है वो एकदम बंद हो गई। The Indian artisan become poor. The Indian artisan become poor and unemployed. यहाँ के जो कला कारीगरी थी उसके पास से रोजगारी चली गई और वो बेकार हो गया। द कंपनी ट्रेडर्स फोर्स्ड द वीवर्स ऑफ बंगाल टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग डिफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ इन शॉर्ट पीरियड। जो कंपनी के व्यापारी थे उन्होंने बंगाल के जो वीवर्स यानी कि कपड़ा बुनने वाले लोग, उनके पास से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था कि बहुत कम समय में वो उनको ज्यादा कपड़ा बना के देंगे। इफ द वीवर रिफ्यूज्ड ही वुड बी पनिश्ड बाय बीइंग लेस्ड और जेल्ड। अगर कोई मजदूर ना कहता है कि भाई नहीं होगा तो उसको जेल कर दी जाती थी या तो उसको सजा दी जाती थी। Before the arrival of the company, the Indian villages were self-reliant and prosperous, but under the company rule, they become dependent and poor. कंपनी के आने से पहले
भारत के जो विलेजेस थे वो एकदम स्वनिर्भर और समृद्ध थे, बट आफ्टर द कंपनी रूल वो एक दूसरे के ऊपर आधारित और गरीब हो गए। During the rule of East India Company, the first railway line between Mumbai and Thane and steamer service between India and England was started, and development of the ports in Mumbai, Madras and Kolkata also took place. ये पैराग्राफ पूरा टिक मार्क करिएगा, ठीक है। मुंबई, मद्रास, कोलकाता के अंदर पोर्ट्स डेवलप हुए और इंडिया से इंग्लैंड स्टीमर सर्विस शुरू हुई थी, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे जो रह रहे थे उसे आने जाने के लिए कोई तो वाहन व्यवहार, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक आज का लेक्चर हम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सोशल इम्पैक्ट और कंक्लूजन को लेके खत्म लेक्चर को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।